A very warm welcome you all. So today we are going to cover पेपर 4. हम फोर्थ पेपर आज कवर करने वाले हैं 2021 का, जो डीएसबी नेचुरल साइंस का हुआ था. फर्स्ट क्वेश्चन आस्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पास्कल्स लॉ. पास्कल्स लॉ के बारे में क्या सही है. तो इफ़ द प्रेशर इन अ लिक्विड इज चेंज एट अ पार्टिकुलर पॉइंट, अगर हम किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे प्रेशर चेंज कर देते हैं, द चेंज ट्रांसमिटेड टू इंटायर लिक्विड, तो वो चेंज पूरे लिक्विड में फैल जाता है विदाउट डिमिस्ड इन मैग्नीट्यूड, बिना मैग्नीट्यूड की कम या ज़्यादा हुए. मतलब ये पाइप है, हमने पाइप से वाटर फ्लो कर रहा है और हमने यहाँ प्रेशर लगा दिया, यानी पैर से दबा दिया, तो क्या होगा, ये एंटायर जितना भी ये प्रेशर है वो इफेक्ट करेगा, वो ट्रांसमिट हो जाएगा एंटायर. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कंप्यूट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग 100 किलो कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 75. So electric potential difference is the amount of work done to move a unit charge from a point वन another point. ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को लाने में. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, V होता है वर्क डन, कितना वर्क डन हुआ है एक चार्ज को लाने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे. सो यहाँ से हमें वर्क डन का फॉर्मूला मिल जाएगा. वर्क डन क्या हो जाएगा, Q इंटू वी. अब हमें Q का जो है वो वैल्यू दिया गया है. आप इसको कूलम को, किलो कूलम को आप नॉर्मल कूलम में कन्वर्ट कर लेंगे. उसके बाद आपको वोल्टेज की भी वैल्यू दी गई है, जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है और ये आएगा 7.5. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, इन द केस ऑफ लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. इसमें से कौन सा ट्रू है. द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन टू पॉजिटिव. नेक्स्ट है कि द हाइट ऑफ इमेज इज टेकन टू पॉजिटिव, या हाइट ऑफ इमेज मे बी टेकन एज पॉजिटिव और नेगेटिव इन डिफरेंट केसेस. तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है. अच्छा, मैग्निफिकेशन एक्चुअली होता क्या है. तो हाइट ऑफ इमेज की हाइट क्या है और ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है. ठीक है, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसे हम कहते हैं मैग्निफिकेशन. अच्छा, मैग्निफिकेशन को किसके बेस पे लिया जा सकता है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के बेस पे लिया जा सकता है. इसकी हाइट को डिटरमाइन करने के लिए आपको इमेज देखना होगा कि वो इरेक्ट है या फिर इन्वर्टेड है. अगर इरेक्ट होगी यानी कि सीधी होगी तो ये पॉजिटिव आएगा, और अगर इन्वर्टेड होगी यानी कि नीचे की तरफ होगी तो इमेज कैसा आएगा, निगेटिव आएगा. और इसको आपको देखना कैसे है, तो प्रिंसिपल एक्सिस पहले आप ड्रॉ कर देंगे, देन आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव है या नहीं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रू है. बीटा डीके के बारे में, न्यूट्रॉन चेंज इनटू प्रोटॉन, के न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो चेंज हो जाता है प्रोटॉन में, तो बिल्कुल सही है. न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस होता है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, जिसकी वजह से न्यूट्रॉन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं प्रोटॉन में. ठीक है, अब नेक्स्ट पूछ रहा है कि अ न्यूट्रॉन इमिट इलेक्ट्रॉन ओनली. क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन इमिट करता, तो ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन के साथ एनर्जी भी रिलीज होती है. अ न्यूट्रॉन इमिट एन इलेक्ट्रॉन एंड पार्टिकल एंड एंटी न्यूट्रिनो, तो ये भी सही है. इलेक्ट्रॉन के साथ साथ क्या एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल भी इसमें से इमिट होता है, तो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट. ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसका फॉर्मूला रिएक्शन दिया है. इसमें क्या है कि कार्बन जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है नाइट्रोजन में, जिसमें एनर्जी रिलीज हो रही है, या उसी को हम क्या कहते हैं, एंटी न्यूट्रिनो. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बेसिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो एप्लीकेबल क्या किस पे है, प्लेन स्मूथ सरफेस पे या कर्व स्मूथ सरफेस पे. तो ये दोनों पे ही एप्लीकेबल है, तो बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं द सरफेस ऑफ लेंस में बी बोथ कनकेव बोथ कन्वेक्स या बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स, तो तीनों ही हो सकते हैं लेंस. क्वेश्चन आपसे पूछा विच आर द फॉलोइंग काइंड ऑफ वेव इज ऑडिबल. कौन सी वेव है इनमें से जो कि ऑडिबल है यानी सुनाई देती. क्या इंफ्रा सुनाई देती है या अल्ट्रा, तो दोनों ही नहीं सुनाई देती, तो नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द केस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसा हो रहा है, टोटल इंटरनल हो रहा है. द इंटायर लाइट बैक इनटू द मीडियम, तो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड फर्स्ट एंड देन बैक टू द मीडियम. मतलब पहले रिफ्लेक्ट होंगी फिर से वो मीडियम के अंदर चली जाएंगी, फिर से वो रिफ्लेक्ट होंगी, तो इस तरीके से जिगजैग ये पथ बन जो है कि इनमें से कौन सा ट्रू है. तो मोशन इज ए कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर स्टडी एंड ऑब्जर्व्ड
ऑब्जर्वर, क्या मोशन जो है वो कंबाइंड प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट अंडर द स्टडी एंड ऑब्जर्वर? यस, तो ये कंबाइंड प्रॉपर्टी होती है ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच की। क्या कभी एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन हो सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? जैसे आप ट्रेन में बैठे हो और वो सफ़र कर रहे हो, सामने वाले के लिए तो आप रेस्ट में हो, पर अगर बाहर से कोई देख रहा है तो उसके लिए आप कैसे हो? मोशन में हो। तो क्या ये एब्सोल्यूट हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो सेकेंड हम कट कर देंगे, फर्स्ट, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछो, विच आर द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? व्हेन वी कनेक्ट रेजिस्टेंस इन पैरेलल, हमने पैरेलल में क्या किया है? रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिया है। द टोटल रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलर ऑफ रेजिस्टेंस इन्वॉल्व। तो ये बिल्कुल सही है, ये इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है। मल्टीमीटर कंसिस्ट ऑफ अमीटर, वोल्ट मीटर एंड ओम मीटर, ये भी बिल्कुल सही है। मल्टीमीटर जो होता है उसमें अमीटर भी होता है, वोल्ट मीटर भी होता है और ओम मीटर भी होता है। तो सेकंड भी सही है। तो इनकरेक्ट कौन सा है? कोई भी नहीं है, नाइदर वन और नॉट टू। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल का जो होता है कंबाइन करने के बाद विल ऑलवेज बी लेस देन स्मॉलर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये है, जैसे कि एग्जांपल अगर हमें इसे पैरेलल में ले तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो 1.2 आएगा, तो ऑलवेज स्मॉलर होगा। ठीक है, मल्टीमीटर की बात करें तो मल्टीमीटर में ये सारी चीज़ें होती हैं, वोल्ट मीटर, ए मीटर एंड ओम मीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन एटॉमिक मास यूनिट इक्विवेलेंट कितने एनर्जी के होता है? तो 931 MeV वोल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फॉर वैक्यूम द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? तो ये है आपका इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, डैश इज अ डिवाइस टू मेजर द प्रेशर इन अ क्लोज वेसल्स कंटेनिंग अ गैस। तो मोनोमीटर ऐसा डिवाइस जो मेजर करता प्रेशर इन क्लोज वेसल्स कंटेनिंग गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जूल पर कूलम किसकी यूनिट है? तो ये पोटेंशियल की होती है। क्यों? क्योंकि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सो इट्स कॉल्ड वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो पोटेंशियल की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, फॉलोइंग डिवाइस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर कौन सी डिवाइस वर्क करती है? तो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करती है। ये हमने फर्स्ट वाले वीडियो में देखा था कि कैसे हम फेल्मिंग्स का लॉ लगा के हम कैसे जनरेटर और मोटर को कैसे बता सकते हैं कि कहाँ पे एनर्जी है, कहाँ पे फोर्स लग रहा है, कहाँ। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पार्टिकल हैविंग मास m1 m2 इज गिवन बाय। तो कैसे दिया जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला? F जो है वो क्या होता है? ये नॉर्मल सा एक ग्रेविटी का फॉर्मूला अगर याद है तो आप आराम से इसको कर लेंगे, इज इक्वल टू m1 m2 बाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वन एटॉमिक प्रेशर जो है वो किसके बराबर होता है? तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वर्चुअल इमेजेस फॉर्म्ड एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है? वर्चुअल मीन्स होता है आभासी। फ्रॉम वेयर द रेज सीम टू डाइवर्ज, कहाँ पे? जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि रेज जो है वो डाइवर्ज होती दिख रही है। जैसे आप प्लेन मिरर में देखोगे तो पीछे बनती है, मिरर के पीछे इमेज बनती है, जिसकी वजह से वो वर्चुअल होती है, वो आभासी होती है, बट वो रियल पे होती नहीं। इंटरसेक्शन नहीं होता, अगर इंटरसेक्शन हो जाता है तो उसे रियल एंड इन्वर्टेड जो इमेज होती है वो फॉर्म होती है। तो प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है जो कि डाइवर्जेंट होती है। तो ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है, कंप्लीट करिए ये इक्वेशन जो है। जिंक दिया है और सल्फ्यूरिक एसिड दिया है। तो जिंक यानी कि मेटल है, सल्फ्यूरिक एसिड यानी एसिड है। ठीक है, तो जिंक सल्फेट इसने बना लिया और उसके साथ हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है जब मेटल और एसिड रिएक्ट करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर दो। क्लास 10th से पूछा है कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो बर्न करते हैं इन ऑक्सीजन, तो क्या मिलता है? तो क्या मिलता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, MgO। तो ये आप रिएक्शन भी यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मेटल है जो कि रिएक्ट करता है इवन कोल्ड वाटर से बहुत वॉयलेंटली और एक्सोथर्मिक वेज में, मतलब बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस एनर्जी रिलीज होती है और हाइड्रोजन भी
इवॉल्व, हाइड्रोजन भी इवॉल्व होता है और तुरंत फायर कैच कर लेती, तो इतना रिएक्टिव जो होता है वो पोटेशियम होता है। यहाँ पे ये आप रिएक्शन देख सकते हैं, ये रिएक्शन कुछ होती है जिसकी वजह से हाइड्रोजन इवॉल्व होता है और तुरंत आग लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मास तो डिफरेंट रहेगा बट केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं वो सेम रहेगी। क्या आइसोबार है, आइसोटोन है, आइसो डिस्पेयर है या फिर आइसोटोप है? तो आइसोटोप है। कुछ आइसोटोप्स के अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे हाइड्रोजन का ले तो प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। ट्रिटियम जो होता है वो कैसा होता है? रेडियो एक्टिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है लार्ज अमाउंट ऑफ क्रॉप हाई इन शुगर और स्टार्च कंटेंट आर ग्रोन एंड फ्रेगमेंटेड विथ ईस्ट टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करता है फ्रेगमेंट होने के बाद? तो ये इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। सो फर्मेंटेशन में होता क्या है, इसमें शुगर या स्टार्च जो है वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाती है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और 2 ATPs का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर सिर्फ कार्बन का बना हुआ इनमें से कौन सा है? क्या ग्रेफाइट है या फिर डायमंड है या सच आर डजेंट, ऐसा कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। तो डायमंड जो है वो 3D स्ट्रक्चर बनाता है और वो भी कैसा? कार्बन से सिर्फ, जिसे हम उसे क्या कहते हैं? एलोट्रोप्स कहते हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कहते हैं। डायमंड जो है वो हार्डेस्ट होता है एंड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एनी नेचुरल मटेरियल, दिस प्रॉपर्टी मेक वेरी यूजफुल फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि एल्कली मेटल जो होते हैं यानी कि कौन से, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो इनके पास क्या होता है? तो लो डेंसिटी होती हैं एंड लो मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है रूम टेम्परेचर पे। तो अगर आप कभी सोडियम लिए हो तो वो पिघलने लगता है ना। तो लो डेंसिटी भी होती है और लो मॉलिकुलर पॉइंट भी होता है, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि ए वेव जो है जिसका वेव लेंथ है 0.60 सेंटीमीटर प्रोड्यूस एन एयर एंड इट ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी वेव की, अगर ये सारी चीज़ें आपको दी गई हैं। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वेलोसिटी पर वेवलेंथ होती है, तो आपको दिया गया है वेलोसिटी भी, आपको दिया गया है वेवलेंथ भी, आप जस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। बट ये फार्मूला जो है वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, लैम्डा इक्वल टू C/V। इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें से कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है। सोलर पावर प्लांट कैन प्रोड्यूस एनर्जी इफ़ द सन इज़ नॉट शाइनिंग। क्या ऐसा होता है कि सोलर पावर प्लांट जो है फिर भी एनर्जी देता रहेगा अगर सन साइन नहीं करा? जरूरी नहीं बहुत ज़्यादा सन साइन करे, बट ये प्रोड्यूस होता रहता अगर दिन रहता है तो। ये पहला तो सही है। Establishment of solar power station can be very expensive. Yes, they are very expensive. सही है ये भी। Solar panels need to be regularly maintained and cleaned to continue generating electricity. बिल्कुल इसको हमें क्लीन करते रहना ही चाहिए, ठीक है, ये भी सही है। नेक्स्ट है अबाउट 60% ऑफ इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज ऑब्जर्व बाई द पैनल। ऐसा होता है क्या? सो ऐसा नहीं है, 70% है। 70% क्या होता है? इनकमिंग सोलर रेडिएशन को ये एब्जॉर्ब करता है अपर एटमॉस्फेयर से, ठीक है। तो 60 की जगह 70 होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इक्वेशन बताना है आपको प्रोसेस ऑफ रेस्पायरेशन का, बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो पहले तो देखेंगे हमें ग्लूकोज चाहिए, तो ग्लूकोज तो देखो सब में दिया है ना, तो ग्लूकोज भी हमें सब में दिया है, ऑक्सीजन भी हमें सब में ही दिया है। बट इस साइड में आप देखेंगे कि 6 CO2 6 H2O एंड एनर्जी रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द नॉन मेटल आर आइदर सॉलिड होते हैं या गैसियस होते हैं, बट इसमें से लिक्विड भी होता है, कौन सा? क्या मरकरी? मरकरी तो मेटल एज अ लिक्विड है।
सल्फर ये तो गैस है, आयोडीन जो है वो सॉलिड है, बट ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में होती है, इवन वो नॉन मेटल है ना। तो सॉलिड और गैस ज़्यादातर नॉन मेटल्स होते हैं, पर ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एनोडाइजिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें थिक लेयर ऑफ ऑक्साइड फॉर्म होता है, किसका? तो एल्युमिनियम का फॉर्म होता है ना, उसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है, तो एनोडाइजिंग बोलते हैं उसे। जैसे गैल्वेनाइजेशन भी होता है तो वो जिंक का लेयर ऊपर चढ़ा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं हमें पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन कितना, सो उसको हम एसिड रेन कहेंगे। तो ये जो है वो अगर 5.6 से कम रहा तो हम उसे एसिड रेन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल कितना होता है, तो ये आपको याद कर लीजिए, ये होता है 351। अगर आपको सेल्सियस में पूछा जाए तो होता है 78, अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 173 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी कौन सी होती है? जो अर्थ के अंदर से निकलती है ना। इम्प्रॉपर ड्रिलिंग इनटू द अर्थ कैन रिलीज हजार्डियस मिनरल्स एंड गैसेस, तो यस ये एक लिमिटेशन है। इफ़ हार्डनेस इनकम्प्लीटली जियोथर्मल एनर्जी कैन प्रोड्यूस पॉल्यूटेंट, बिल्कुल पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। जियोथर्मल एनर्जी बहुत ज़्यादा कास्ट इसमें लगता है रन करने में, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ से एनर्जी रिलीज़ हो रही है जस्ट वहाँ पे पाइप लगा के वो एनर्जी को ट्रैप कर लिया जाता है ना। तो ऐसा नहीं है, तो सी जो है वो इनकरेक्ट है, यानी यही करेक्ट है। जियोथर्मल पावर प्लांट साइट्स आर प्रोन टू रनिंग आउट ऑफ स्टीम इन लॉन्ग रन, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज स्लाइटली वन। ऐसा कौन सा रिएक्शन होता है जब एसिड या बेस हम पानी में डालते हैं? तो क्या एंडोथर्मिक होता है कि एनर्जी देना पड़ता है, या एक्सोथर्मिक होता है? तो ये होता है एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज हो जाए। आप कभी भी एसिड डाल के देखेंगे एंड आप वो ग्लास पकड़ेंगे तो होगा क्या, थोड़ा थोड़ा वो गर्म होने लगेगा। या फिर आप चूना डाल के एक बार देख लीजिए, बेस है वाटर में, तो कितना ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द रिजल्टेंट पावर एक्ट ऑन particle is perpendicular to its velocity then the speed of particle change, the speed of particle does not change। फिर है kinetic energy of particle does not change। तो अगर हम परपेंडिकुलर लगा रहे हैं तो 90 डिग्री पे जीरो हो जाता है। स्पीड ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज, ये बिल्कुल सही है, कोई भी चेंज नहीं होगा। एंड जो थर्ड है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज, तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगा, तो सेकेंड एंड थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टूथ इनेमल मेड अप ऑफ डैश इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन बॉडी। तो ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्सीटेट जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है व्हेन द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड, जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आता है? हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते, या इंक्रीज हो जाती है या डिक्रीज होती है। तो डिक्रीज होती है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि नीचे ना ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है, तो ऊपर जाते वक्त ग्रेविटी खींचता है जिसकी वजह से वो डिक्रीज सेम नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन बायोलॉजी से है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन जो ऑर्गेनिज्म है रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस। तो ट्राइपनोसोमा जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है स्लीपिंग सिकनेस के लिए। अच्छा, इसका एक वेक्टर होता है जिसे बोलते हैं टीसी फ्लाई, ठीक है। तो इसकी वजह से होता है ये अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका में बहुत ज़्यादा हुआ था और इसको स्लीपिंग सिकनेस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मास नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं? सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्या क्या सम करके। तो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन, तो दोनों को सम कर देते हैं तो उसका क्या आ जाता है? मास नंबर, यानी कि Z आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी अकोमोडेट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स हम, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम डाल सकते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा द रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज विथ, इंक्रीज किसके साथ इंक्रीज होता है? इंक्रीज इन विंड स्पीड, जब विंड स्पीड इंक्रीज होती है तो वेपराइजेशन भी क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ एडिपिक एसिड एंड हेक्सामिथाइल इन डाइएमाइड। तो ये नाइलॉन जो है 6,6 ये प्रोड्यूस किया जाता है इन दोनों के रिएक्शन से।
यहाँ पे आप देख सकते हैं इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है, और ये है आपका एडिपिक एसिड एंड दिस इज़ वन, एंड ये जो फॉर्म होगा वो होगा नायलॉन 6 जो कि कंडेंसेशन रिएक्शन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आल्सो इंक्रीज, तो उसके साथ क्या इंक्रीज हो जाएगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, इसमें वजह से वाइब्रेशन होता है और टेम्परेचर धीरे धीरे हाई होने लगता है, एनर्जी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन अ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो बिल्कुल सही है। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड कितना, 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड को लिक्विड में एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मेल्ट कराना, उसे हम, ये एक एसिड ड्रग होती है जिसका यूज़ जो है हम किसके लिए करते हैं, एनेस्थेटिक्स के लिए करते हैं। एनेस्थेटिक्स मीन्स क्या होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन, मीन्स आपको कंसिस्टेंस आपकी ख़त्म हो जाएगी, जैसे बोलते हैं ना सुन्न की सुई लगा देते तो पता नहीं चलता, तो सेम वही चीज़ें हैं। जैसे हम नाइट्रस ऑक्साइड का या लाफिंग गैस का भी कभी कभी यूज़ करते थे इसके लिए, एनेस्थेटिक्स के लिए, ठीक है, तो लॉस ऑफ सेंसेशन उसमें हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि कौन सा आइसोटोप यूज़ किया जाता है कैंसर के ट्रीटमेंट में, तो कोबाल्ट का यूज़ करते हैं हम, कोबाल्ट 60 का यूज़ करते हैं, आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिव आइसोटोप, जिसकी हाफ लाइफ होती है 5.2713 ईयर, ठीक है, तो इसका यूज़ हम करते हैं किसमें, कैंसर की थेरेपी में, जिसे रेडियो आइसोटोप थेरेपी भी कहते हैं। इस क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच इज नॉट इंक्लूडेड इन आर्स जो होते हैं आर है ना, तो उसमें रीयूज़ होता है, रिड्यूस होता है एंड रिफ्यूज़ होता है, बट रिप्रोड्यूस नहीं होता है, सी नहीं है। तो हमने वी हैव कंप्लीट 50 क्वेश्चंस, तो हमने 50 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट पार्ट में हम 51 से लेकर 100 देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। एंड अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।